फरवरी 2026 की वो सुबह। मुझे लगता है कोई भी नहीं भूल सकता। बिल्कुल नहीं, मतलब वो एक ऐसा दिन था जब जब दशकों पुरानी जो एक भू राजनीतिक रेखाएं थीं, वो एकदम से धुंधली पड़ गईं। पूरी दुनिया एक ऐसी खबर के साथ जागी जिसने मध्य पूर्व का जो शक्ति संतुलन था उसे हमेशा के लिए उलट कर रख दिया। हाँ, और कूटनीति के सारे पुराने नियम एक ही झटके में अमान्य हो गए। एकदम सही कहा। तो आज हमारी इस गहरी चर्चा का जो विषय है वो बहुत ही गंभीर है। आज हमारे पास दस्तावेजों और खुफिया रिपोर्टों का एक ऐसा संकलन है जिसे स्रोत में द डॉन ऑफ द ग्रेट मिडिल ईस्टर्न फायर नाम दिया गया है। और इन दस्तावेजों के जरिए हम उस ईरान बनाम इजराइल और अमेरिका युद्ध के घटनाक्रम का विस्तृत विश्लेषण करने जा रहे हैं। वो युद्ध जिसने वैश्विक व्यवस्था को एक अभूतपूर्व संकट में धकेल दिया है। इन दस्तावेजों के पन्नों से जो तस्वीर उभरती है वो वाकई भू राजनीति के सबसे जटिल मोड़ों में से एक को दर्शाती है। लेकिन इस विश्लेषण में गहराई तक जाने से पहले हमारे श्रोताओं के लिए ये स्पष्ट करना बहुत आवश्यक है कि ये पूरा घटनाक्रम बेहद संवेदनशील है। बिल्कुल। हमारी आज की इस चर्चा का उद्देश्य इन दस्तावेजों में मौजूद तथ्यों और रणनीतिक चालों का एकदम निष्पक्ष रूप से अध्ययन करना है। हमारा काम किसी भी पक्ष का समर्थन करना या कोई राजनीतिक निर्णय सुनाना नहीं है। हम सिर्फ वो जानकारी सामने रख रहे हैं जो इन स्रोतों में दर्ज है। बिल्कुल, ताकि इस वैश्विक संकट की जड़ों को समझा जा सके। तो आज का हमारा मिशन बहुत स्पष्ट है। हमें इन रिपोर्टों के जरिए ये समझना है कि कैसे दशकों से चला आ रहा एक खामोश संघर्ष, जिसे अक्सर शैडो वॉर या छाया युद्ध कहा जाता था, वो अचानक नियंत्रण से बाहर हो गया। और कैसे मार्च 2026 तक आते-आते इस भीषण टकराव ने पूरी दुनिया के लिए एक नई हकीकत तय कर दी। ठीक है, तो चलिए इसे विस्तार से समझते हैं। दस्तावेज हमें सबसे पहले इस छाया युद्ध की पृष्ठभूमि में ले जाते हैं। ये कोई ऐसा युद्ध नहीं था जहां सेनाएं आमने सामने खड़ी हों। नहीं, ये बिल्कुल अलग था। स्रोत बताता है कि ये साइबर हमलों, गुप्त हत्याओं और प्रॉक्सी गुटों के जरिए लड़ी जाने वाली एक ऐसी जंग थी जो दुनिया की नजरों से छुपकर चल रही थी। मतलब खुफिया एजेंसियों के अंधेरे कमरों से। हाँ, और छाया युद्ध की ये रणनीति दरअसल दोनों पक्षों के लिए एक प्रकार का सेफ्टी वॉल्व थी। दस्तावेजों का अध्ययन करने पर पता चलता है कि दशकों तक इजराइल और ईरान दोनों ही सीधे सैन्य टकराव से बचते रहे। इसके पीछे एक बहुत सोची समझी कूटनीति थी, राइट? एकदम। उदाहरण के तौर पर जैसे परमाणु प्रतिष्ठानों पर साइबर हमले हों या किसी तीसरे देश की जमीन पर खुफिया ऑपरेशंस हों, इन सब का मकसद सामने वाले को नुकसान पहुंचाना तो था, लेकिन एक तय सीमा के भीतर। मतलब दोनों ही पक्ष जानते थे कि रेड लाइन कहाँ है। बिल्कुल, वो लक्ष्मण रेखा जिसे पार करने का मतलब सीधे तौर पर एक विनाशकारी युद्ध को निमंत्रण देना होगा। ये एक ऐसा खतरनाक खेल था जिसमें हर चाल बहुत सधी भी होती थी, ताकि जवाब तो दिया जाए लेकिन बात पूर्ण युद्ध तक ना पहुंचे। लेकिन रिपोर्टों के पन्ने पलटते ही वो लक्ष्मण रेखा मिटती हुई दिखाई देती है। 28 फरवरी 2026 की वो रात। हाँ, वो रात जब ये दशकों पुराना जो सेफ्टी वाल्व था वो हमेशा के लिए टूट गया। दस्तावेजों में दर्ज सैन्य रडार के आंकड़े और जो चश्मदीदों की रिपोर्टें हैं वो बताती हैं कि ये कोई खुफिया ऑपरेशन या साइबर हमला नहीं था। रात के अंधेरे में फाइटर जेट्स के पूरे स्क्वाड्रन ने सीधे ईरान के हवाई क्षेत्र में प्रवेश किया। ये खुला और सीधा सैन्य प्रहार था। बिल्कुल। इन लड़ाकू विमानों ने ईरान के सबसे सुरक्षित माने जाने वाले मिसाइल बेस और बड़े सैन्य मुख्यालयों को अचूक बमबारी का निशाना बनाया। तेहरान के आसमान में जो विस्फोट हुए, उन्होंने उस छाया युद्ध के पर्दे को पूरी तरह से फाड़ दिया। और ये रणनीतिक रूप से एक बहुत बड़ा संदेश था। बहुत बड़ा, मतलब फाइटर जेट्स का इस्तेमाल, और वो भी सीधे राजधानी और मुख्य सैन्य अड्डों पर। यह दर्शाता है कि हमलावर पक्ष ने दशकों पुरानी उस रेड लाइन को अब अप्रासंगिक मान लिया था। रिपोर्टें बताती हैं कि इस हमले में ईरान के रक्षा तंत्र के सबसे महत्वपूर्ण हिस्सों को पंगु बनाने की कोशिश की गई। हाँ, जिन मिसाइल ठिकानों को निशाना बनाया गया वे ईरान की सैन्य प्रतिरोधक क्षमता की रीढ़ थे। और मैं कहूंगा कि इस तरह के हमले के लिए महीनों के खुफिया जानकारी, सटीक सैटेलाइट इमेजरी और बहुत बड़े लॉजिस्टिक सपोर्ट की आवश्यकता होती है। तो ये कोई
अचानक लिया गया फैसला नहीं था। बिल्कुल नहीं, ये एक सोची समझी सैन्य आक्रामकता थी जिसने मध्य पूर्व के पुराने कूटनीतिक नियमों को उसी रात दफन कर दिया। और इसी आक्रामकता के बीच दस्तावेज एक ऐसे तथ्य का खुलासा करते हैं जिसने इस पूरे हमले को एक भू राजनीतिक भूकंप में बदल दिया। वो सबसे बड़ा लक्ष्य। हाँ, इन रिपोर्टों में स्पष्ट रूप से दर्ज है कि इस भारी बमबारी के दौरान जिस लक्ष्य को भेदा गया वो केवल कोई कंक्रीट का मिसाइल साइलो नहीं था। इस हमले में ईरान के सर्वोच्च नेता अली खामेनेई मारे गए। और ये वो बिंदु है जहां से इन दस्तावेजों की टोन पूरी तरह से बदल जाती है। वाकई एक राजनीतिक और आध्यात्मिक प्रमुख का इस तरह से मारा जाना केवल एक सैन्य नुकसान नहीं था। यहाँ जो बात सबसे ज्यादा ध्यान खींचती है वो ये है कि सर्वोच्च नेता का मारा जाना इस पूरे परिदृश्य का सबसे निर्णायक क्षण या डिफाइनिंग मोमेंट है। क्योंकि ईरान की व्यवस्था में वो केवल राज्य के प्रमुख नहीं होते। बिल्कुल, वो उस पूरी विचारधारा, उस पूरी क्रांति के केंद्र बिंदु होते हैं जिस पर देश की नींव टिकी है। दस्तावेजों में कूटनीतिक विश्लेषकों ने इस बात पर बहुत जोर दिया है कि इस घटना ने ईरान के भीतर निर्णय लेने की पूरी प्रक्रिया को पलट कर रख दिया। जब किसी देश की विचारधारा का सबसे बड़ा स्तंभ इस तरह से गिरा दिया जाता है तो जो रणनीतिक धैर्य या स्ट्रेटेजिक पेशेंस जैसी कूटनीतिक बातें होती हैं वो अर्थहीन हो जाती हैं। एकदम सही। ऐसे समय में राज्य के भीतर मौजूद जो सबसे कट्टरपंथी तत्व होते हैं वो नियंत्रण अपने हाथ में ले लेते हैं और उनका एकमात्र लक्ष्य तुरंत और विनाशकारी प्रतिशोध होता है। और ये प्रतिशोध कितनी तेजी से आया ये बात इन रिपोर्टों को और भी खौफनाक बनाती है। अतीत में हमने देखा है कि जब भी कोई बड़ा नेता या कमांडर मारा जाता था तो हफ्तों तक बयानबाजी होती थी, रैलियां निकाली जाती थी और फिर जाकर कोई छद्म हमला होता था। लेकिन यहाँ कहानी वाकई बहुत दिलचस्प हो जाती है क्योंकि सर्वोच्च नेता की मौत के बाद ऐसा कुछ नहीं हुआ। दस्तावेज बताते हैं कि कूटनीति के लिए 1 सेकंड का भी समय नहीं दिया गया। कुछ ही घंटों के भीतर ईरान की ओर से पलटवार शुरू हो गया। आसमान में मिसाइलों की ऐसी झड़ी लग गई जिसका सीधा रुख इजराइल की ओर था। तेल अवीव में सायरों थी गूंज और आसमान में डिफेंस सिस्टम से टकराती बैलिस्टिक मिसाइलों की चमक ने ये साफ कर दिया कि अब पीछे हटने का कोई रास्ता नहीं बचा है। इस पलटवार की जो गति थी और उसका पैमाना था दोनों ही अप्रत्याशित थे। सैन्य आकलनों के अनुसार यह कोई सांकेतिक हमला नहीं था। बैलिस्टिक मिसाइलों और हाइपरसोनिक हथियारों का एक साथ इस्तेमाल इस बात का प्रमाण था कि ईरान का उद्देश्य केवल संदेश देना नहीं था बल्कि इजराइल के रक्षा तंत्र को पूरी तरह से छक्का देना था। हाँ, आयरन डोम या डेविड स्लिंग जैसे सिस्टम्स को ओवरवेल्म करना। जब आसमान से एक साथ सैकड़ों की संख्या में प्रोजेक्टाइल गिरते हैं तो दुनिया की कोई भी रक्षा प्रणाली 100% बचाव नहीं कर सकती। घंटों के भीतर हुए इस हमले ने ये साबित कर दिया कि ईरान ने अपनी पूरी सैन्य ताकत को बिना किसी हिचकिचाहट के मैदान में उतार दिया है। और पलटवार का यह दायरा सिर्फ इजराइल की सीमाओं तक ही सीमित नहीं रहा। बिल्कुल नहीं। इन दस्तावेजों के अगले हिस्से में जो विवरण है वो इस आग के फैलने की गति को दर्शाता है। ईरान का यह हमला एक बहुआयामी प्रहार था। रिपोर्टें विस्तार से बताती हैं कि इजराइल पर दागी गई मिसाइलों के साथ साथ मध्य पूर्व के विभिन्न हिस्सों में स्थित अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर भी एक साथ कई ड्रोन हमले किए गए। इराक से लेकर सीरिया तक जहां जहां अमेरिकी सैन्य उपस्थिति थी वहां आसमान से एक साथ सुसाइड ड्रोन्स और रॉकेटों की बारिश शुरू हो गई। ये स्पष्ट था कि ईरान इस हमले के लिए अमेरिका को भी बराबर का जिम्मेदार मान रहा था। और यहीं से ये टकराव अपनी भौगोलिक और रणनीतिक सीमाएं लांघ जाता है। अमेरिकी ठिकानों पर हमले का सीधा मतलब था दुनिया की सबसे बड़ी सैन्य महाशक्ति को इस युद्ध में घसीटना। दस्तावेज इस बात पर प्रकाश डालते हैं कि ईरान की सैन्य रणनीति हमेशा से एसिमेट्रिक वॉरफेयर या असममित युद्ध पर आधारित रही है। उनके पास पूरे मध्य पूर्व में फैले हुए सहयोगी गुटों का एक विशाल नेटवर्क है। जैसे ही अमेरिकी ठिकानों पर ड्रोन हमले हुए, लेबनान की ओर से एक और बड़ा मोर्चा खुल गया। हिजबुल्लाह, जिसके पास एक पारंपरिक सेना से भी बड़ा मिसाइलों का जखीरा मौजूद है, उसने उत्तरी इजराइल पर भारी और लगातार रॉकेटबारी शुरू कर दी। तो अब ये संघर्ष केवल दो देशों के बीच का विवाद नहीं था, ये कई मोर्चों पर एक साथ लड़ा जाने वाला एक भीषण क्षेत्रीय युद्ध बन चुका था, एक पूरा रीजनल वॉर। तो इस सब का आखिर मतलब क्या है? जब युद्ध का मैदान इतना विशाल हो जाए और उसमें इतने सारे देश शामिल हो जाएं, तो उसका असर सिर्फ उस भौगोलिक क्षेत्र तक सीमित नहीं रह सकता। अगर हम इसे बड़े परिप्रेक्ष्य से जोड़कर देखें तो दस्तावेजों का वो हिस्सा
जो वैश्विक अर्थव्यवस्था पर इस युद्ध के प्रभाव का विश्लेषण करता है वो वाकई आंखें खोलने वाला है। रिपोर्टें बताती हैं कि जैसे ही फाइटर जेट्स ने हवाई क्षेत्र पार किया और मिसाइलें दागी गईं, दुनिया भर के शेयर बाजार ताश के पत्तों की तरह ढहने लगे। आर्थिक झटके की ये लहर किसी मिसाइल की गति से भी तेज थी। और वैश्विक बाजारों की ये घबराहट पूरी तरह से तार्किक भी है, क्योंकि मध्य पूर्व केवल एक अखाड़ा नहीं है, ये पूरी दुनिया की ऊर्जा आपूर्ति का सबसे बड़ा केंद्र है। दस्तावेजों के आर्थिक खंड में इस बात का गहराई से विश्लेषण किया गया है कि कैसे हॉर्मुज़ जलडमरू मध्य और अन्य प्रमुख समुद्री मार्गों के आसपास युद्ध भड़कने से तेल की कीमतों में ऐतिहासिक उछाल आया। जब तेल की कीमतें रातों रात बेतहाशा बढ़ जाती हैं, तो उसका असर दुनिया के हर हिस्से में महसूस किया जाता है। माल ढुलाई का खर्च बढ़ जाता है, विमानन कंपनियों के शेयर गिर जाते हैं और महंगाई का एक ऐसा चक्र शुरू होता है जो विकासशील और विकसित दोनों तरह की अर्थव्यवस्थाओं की कमर तोड़कर रख देता है। आपूर्ति श्रृंखलाएं जो पहले से ही दबावों का सामना कर रही थीं, वो इस युद्ध के कारण पूरी तरह से चरमरा गईं। और इस आर्थिक झटके के साथ साथ कूटनीतिक स्तर पर भी जो अफरा तफरी मची वो इन रिपोर्टों में साफ दिखाई देती है। दुनिया भर की सरकारों ने स्थिति की गंभीरता को भांपते हुए तुरंत आपातकालीन एडवाइजरी जारी करना शुरू कर दिया। दस्तावेज बताते हैं कि कई देशों ने अपने नागरिकों को न सिर्फ युद्धग्रस्त क्षेत्रों से बल्कि पूरे मध्य पूर्व से तुरंत बाहर निकलने के आदेश दे दिए। कमर्शियल उड़ानों को रद्द कर दिया गया, हवाई क्षेत्रों को बंद कर दिया गया और दूतावासों में रातों रात निकासी अभियान चलाए गए। ये सब उस अभूतपूर्व खौफ को दर्शाता है जो दुनिया भर की राजधानियों में फैल चुका था। दूतावासों की ये निकासी महज एक एहतियाती कदम नहीं था। विशेषज्ञ अब इस बात से खौफजदा हैं कि क्या ये सिर्फ एक मध्य पूर्व का युद्ध है या तीसरे विश्व युद्ध की शुरुआत। अंतर्राष्ट्रीय मामलों के विशेषज्ञों और रणनीतिकारों की रिपोर्टें जिस डर की ओर इशारा कर रही हैं वो बहुत गहरा है। उनके विश्लेषण के अनुसार जब मध्य पूर्व में इस तरह का युद्ध होता है, जहां एक तरफ ईरान और उसके सहयोगी हों और दूसरी तरफ इजराइल और अमेरिका जैसी महाशक्तियां, तो ये संघर्ष किसी भी क्षण एक वैश्विक युद्ध का रूप ले सकता है। विशेषज्ञों के मन में जो सबसे बड़ा डर है वो यही है, जब महाशक्तियों की प्रतिष्ठा और उनका अस्तित्व दांव पर लगा हो तो परमाणु हथियारों के इस्तेमाल की आशंका को पूरी तरह से खारिज नहीं किया जा सकता। इसी खौफनाक आशंका के साथ दस्तावेज हमें मार्च 2026 की उस नई हकीकत से रूबरू कराते हैं जो अब कोई कल्पना नहीं बल्कि एक स्याह वर्तमान बन चुका है। रिपोर्टों के अंतिम हिस्से में दर्ज वर्तमान स्थिति के विवरण रोंगटे खड़े कर देने वाले हैं। अब कोई कूटनीतिक वार्ता नहीं हो रही है, कोई शांति प्रस्ताव मेज पर नहीं है, केवल और केवल हवाई हमलों की गूंज है। आसमान से लगातार मिसाइलें दागी जा रही हैं, शहरों के बुनियादी ढांचे मलबे में तब्दील हो रहे हैं और मौतों का आंकड़ा इतनी तेजी से बढ़ रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार संस्थाएं भी उन्हें गिनने में असमर्थ हैं। मार्च 2026 का ये परिदृश्य इस बात का प्रमाण है कि आधुनिक युद्ध मशीनरी जब एक बार पूरी तरह से सक्रिय हो जाती है तो उसे रोकना कितना असंभव हो जाता है। इन रिपोर्टों में जमीनी हालात का जो वर्णन है वो अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की पूर्ण लाचारी को दर्शाता है। संयुक्त राष्ट्र जैसी संस्थाएं और वैश्विक नेता महज दर्शक बनकर रह गए हैं। जब रात के अंधेरे में सर्वोच्च नेता की हत्या होती है और कुछ ही घंटों में बैलिस्टिक मिसाइलों से जवाबी कार्रवाई की जाती है, तो शांति स्थापित करने वाले तंत्रों को काम करने का समय ही नहीं मिलता। ये एक ऐसा दुष्चक्र बन चुका है जहां हर नया हमला एक और बड़े और विनाशकारी पलटवार की जमीन तैयार कर रहा है। पूरी दुनिया बस अपनी सांसें थामे इस विनाश लीला को देख रही है। तो इन दस्तावेजों के इस विस्तृत विश्लेषण को देखने के बाद ये बात पूरी तरह से स्पष्ट हो जाती है कि 28 फरवरी 2026 का वो दिन इतिहास के पन्नों में उस युद्ध के रूप में दर्ज होगा जिसने मध्य पूर्व को हमेशा के लिए बदल दिया। जो छाया युद्ध दशकों से अंधेरे में लड़ा जा रहा था, वो अब पूरी दुनिया को अपनी लपटों में ले चुका है और जैसा कि स्रोत संकेत देता है, ये कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। हर गुजरता दिन इस क्षेत्रीय युद्ध को एक नई और अधिक खतरनाक दिशा की ओर धकेल रहा है। इन तमाम घटनाक्रमों पर चर्चा करने के बाद मुझे लगता है अब हमें उस बड़े पहलू पर विचार करना चाहिए जो आगे के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। बिल्कुल, और इससे एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल खड़ा होता है। स्रोत इस बात की ओर इशारा करता है कि दुनिया तीसरे विश्व युद्ध की आशंका से डरी हुई है। सोचने वाली बात यह है कि जब दशकों से चला आ रहा एक छाया युद्ध महज कुछ घंटों में वैश्विक बाजारों को हिला सकता है और पूरी दुनिया को एक बड़े युद्ध की कगार पर ला खड़ा कर सकता है,
तो क्या हमारी वर्तमान वैश्विक व्यवस्था भविष्य में ऐसे किसी भी अचानक होने वाले भू राजनीतिक विस्फोट को झेलने के लिए वाकई तैयार है? जब दुनिया के इतने बड़े और संवेदनशील हिस्से में रेड लाइंस रातों रात मिट जाती हैं, तो क्या हमारे पास ऐसी कोई व्यवस्था बची है जो इस तरह की आग को पूरी दुनिया में फैलने से रोक सके? ये एक ऐसा ज्वलंत सवाल है जो वर्तमान वैश्विक कूटनीति की बुनियाद को ही कटघरे में खड़ा कर देता है। का नक्शा बदल सकते हैं। आज के इस विस्तृत विश्लेषण में बस इतना ही। सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सुरक्षित रहें और अपने आसपास की दुनिया में हो रहे इन बड़े बदलावों को समझने की कोशिश करते रहें। नमस्कार।